बड़े इश्यूज पे आज हम बात करना चाहेंगे। पहला इश्यू, दुनिया का सबसे सुंदर शहर की देश में स्वच्छता में रैंकिंग 206वीं। लोग तो हर वर्ष शहर रैंकिंग में आगे बढ़ने का सोचते हैं, पर हम एक साल में 122वीं से 206वीं में पहुंच गए। मुझे लगता है उदयपुर के नीति निर्धारक लोग हैं, उन्होंने ये प्रण लिया हुआ है कि अगले 2-3 साल में देश का सबसे अस्वच्छ शहर उदयपुर को बनाना है। उनकी टारगेट रैंकिंग को बढ़ाना नहीं है, रैंकिंग बेहतर करना नहीं है। 122 से 206वें नंबर पर आ गए। और मैं, आपको याद होगा, चुनाव के दौरान भी मैंने कई बार इस मुद्दे को उठाया था कि दुनिया का सबसे सुंदर शहर, दुनिया में सबसे स्वच्छ होना चाहिए, पर हम देश में 206वें नंबर पर है। और सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल में हमको अंक मिले 0। अभी भी अगर आप किसी से पूछोगे यहाँ के नीति निर्धारकों से, भले ही वो यहाँ के विधायक हो, भले ही वो यहाँ के नगर निगम के मेयर हो, उनको पता भी नहीं होगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये जो फोन है ना, ये फोन जब खराब हो जाता है तो हम इसको फेंकते हैं। इसकी लाइफ हो जाती है तो हम इसको फेंकते हैं। इसको फेंकने का भी डिस्पोजल होना जरूरी होता है, और हमारी उसमें कोई तैयारी नहीं। फिर आपको एक चित्र दिखाता हूं, और ये चित्र आप लोगों को हमारी सफाई व्यवस्था का आईना खोल के रख देगा आप लोगों के सामने। ये चित्र है नगर निगम के पीछे का, और ये आपको लग रहा होगा ये ड्रम है। ये ड्रम नहीं है, ये शौचालय है। आपको लग रहा होगा ये ड्रम होगा जिसमें केमिकल होगा कोई साफ सफाई का, पर ये ड्रम शौचालय है। ये हमने ये शौचालय बनाया है शहर में। इन शौचालयों को हम सफाई व्यवस्था बोलते हैं। इस ड्रम को देखिए आप, और ये बहुत दूर नहीं, जिन लोगों को सफाई व्यवस्था को पूरा करने का, स्वच्छ करने की जिम्मेवारी है, उनकी ये बिल्डिंग से सटा हुआ है। ये जब ऐसी चीजें होती है, जब 120 टन जब कचरा पहुंच रहा है और निस्तारण मात्र 80 टन का हो रहा है, तो 120 टन में से 80 टन गए तो बाकी 40 टन कहां बचे? उसका निस्तारण नहीं हुआ। वो कहां पर है आपको पता है? बलीचा में। वहां कचरे का पहाड़ बना हुआ है। 120 टन उदयपुर में कचरा होता है, हम निस्तारण मात्र 80 का करते हैं, बाकी 25-40 टन हवा में घूम रहा है। और वहां पे कचरे का पहाड़, दुनिया के सबसे सुंदर शहर में कचरे का पहाड़ बनाने की जिम्मेवारी। 1.5 महीने से ज्यादा का समय हो गया विधायक जी को चुनाव जीते हुए। उन्होंने इस रैंकिंग को सुधारने का क्या प्रयास किया? उदयपुर के शहर ये जवाब चाहते हैं, क्योंकि 206वीं रैंकिंग तो आएगी जब इस तरह के आपके शौचालय बनेंगे। 206वीं रैंकिंग तो आएगी जब 80 टन का कचरे में से मात्र 120 टन के कचरे में से मात्र 80 टन का डिस्पोजल होगा। ये तो हुआ पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, पूरे शहर के लोगों के दिल के सबसे करीब मुद्दे में से, और उसकी भी पूरी तैयारी के साथ आया हूं, आपको फोटो में दिखाऊंगा। एनजीटी का ऑर्डर आता है कि आयड़ नदी के बीच के अंदर जहां पानी फ्लो करता है,
वहां किसी भी तरह का परमानेंट कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाना इलीगल है। अगर इस ऑर्डर की आपने पालना नहीं करी तो 6 वर्ष की जेल भी हो जाएगी। पर आपके सामने कुछ चित्र लेके आया हूं, ये हो रहा है। 75 करोड़ रुपया खर्च कर 75 करोड़ रुपए खर्च कर नदी के बीच में जहां पानी फ्लो करता है वहां पे हम कंक्रीट का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। एक बार पानी तेज आया, इस कंक्रीट के स्ट्रक्चर का क्या होगा? ये पूरा स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। आपने दुनिया में देखा होगा, शहरों में देखा होगा कि नदी की पाल पर, नदी के किनारे हम कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाते हैं, या नदी के बीच में कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये फोटवे आड़ नदी में 75 करोड़ के भ्रष्टाचार की गवाही दे रही है। ये 75 करोड़ रुपया कहां लगा? ये फोटवे उस बात की गवाही दे रही है। कितने सालों से आयड़ के नाम पर ठगा जा रहा है, कितने सालों से आयड़ के नाम पे भ्रष्टाचार किया जा रहा है, कितने सालों से एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स की अवहेलना की जा रही है। जवाबदेही तो देना पड़ेगा, मौजूदा विधायक को भी देना पड़ेगा और नगर निगम के मेयर को भी देना पड़ेगा। ये भ्रष्टाचार हम नहीं सहेंगे। बीच में कंक्रीट का, अरे सिविल इंजीनियर नहीं, 4th क्लास के बच्चे को भी अगर मिट्टी का भी घर बनाना होता है तो जहां पे पानी फ्लो करता है वो उस मिट्टी के बीच में घर नहीं बनाता है। इतना ज्ञान तो 4th क्लास के बच्चे को है। पर यहाँ पे आयड़ के बीच में, और एक और फोटो है ये कंक्रीट स्ट्रक्चर की, ये देखिए नीचे वाली फोटो में आयड़ के बीच में कंक्रीट का स्ट्रक्चर बना हुआ है। इस फोटो को देखिए आप। एक बार इस पानी का फ्लो हुआ नहीं, ये पूरा स्ट्रक्चर धूमिल हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। एनजीटी की अवहेलना की जा रही। आपको एक बात और ताज्जुब होगा, मेरा तो उस दिन मैंने सिर पकड़ लिया जब मैंने आप लोगों के माध्यम से एक खबर पढ़ी कि जब 206वीं रैंकिंग आई तो आप लोगों ने यहाँ के मेयर साहब से, विधायक जी से सवाल पूछा कि साहब ये 206वीं रैंकिंग कैसी आई? उन्होंने कहा स्मार्ट शहर बन रहा है ना, इसलिए हमारी रैंकिंग गिर गई। स्मार्ट शहर से रैंकिंग बढ़ती है कि गिरती है? अरे स्मार्ट शहर बनता है तो साफ सफाई बढ़ती है कि गिरती है? कहां से लाते हैं ऐसा ज्ञान? कौन है जो इनको ज्ञान देते हैं? मैंने तो अखबारों के माध्यम से, आपके YouTube के चैनलों के माध्यम से, आपके प्रादेशिक और राष्ट्रीय चैनल जिनके लिए आप लोग रिपोर्ट करते हैं, उनके माध्यम से वो स्टेटमेंट सुना है। तो पहला मुद्दा तो सफाई का हिसाब मांगे उदयपुर, और इन जो लोहे के कनस्तर के टॉयलेट है इनका हिसाब मांगे उदयपुर। 120 टन कचरा देते हैं, उसमें से मात्र 80 टन का डिस्पोजल हो रहा है। 40 टन क्यों डिस्पोज नहीं हो रहा, इसका हिसाब मांगे उदयपुर। और 75 करोड़ के इस भ्रष्टाचार का हिसाब मांगे उदयपुर। ये तो हुए 2 मुद्दे। अब तीसरा मुद्दा है, मैंने आप लोगों के माध्यम से अखबारों में रोज पढ़ता भी हूं कि साहब अतिक्रमण हटाया जा रहा है, शहर में हटाया जा रहा है, शहर को साफ बनाया जा रहा है। अच्छी बात है, हर शहरवासी उसका स्वागत करता है। पर
एक विचित्र वाकया भी मैंने देखा कि शाम को सुबह जिन लोगों ने अतिक्रमण हटाया, शाम को वही लोग वो दुकान वापस बसाने पहुंच गए और माफी भी मांगी कि गलती हो गई। पता नहीं क्या रिश्ता है, ये मुझे नहीं पता, पर उदयपुर के हर व्यक्ति को पता है कि ये रिश्ता क्या है। आज मैं इससे बड़ी समस्या आपके सामने लेकर आया हूं। 10,000 ठेले वालों को 10,000 ठेले हैं और नगर निगम ने एक आंकड़ा जारी किया है कि वार्ड वाइज वेंडर लिस्ट आई है, आपके पास जरूर होगी। हर वार्ड में कितने वेंडर है, कितने ठेले हैं, इनके अनुसार 2,853 है और हकीकत में कितने? 10,000। आप ठेले हटाइए, आप शहर को साफ करना चाहते हैं, करिए, पर उनकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या है 10,000 परिवारों के रोजगार की? हमसे राजस्थान के छोटे शहर सीखने चाहिए थे, पर आपके नाकामी के कारण आज मुझे दुख के साथ एक और तस्वीर दिखानी पड़ रही है कि कांकरोली में जब इस तरह की घटना हुई तो उन्होंने पहले वैकल्पिक व्यवस्था करी, उनके लिए बाजार बनाया। ये व्यवस्था देखिए, ये बाजार बनाया गया, सब्जी का पूरा बाजार बनाया, फिर उनको हटाया। आप 10,000 लोगों की आजीविका हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं अगर अतिक्रमण है तो, मैं आपके साथ हूं, हर शहरवासी आपके साथ है, पर ऐसी व्यवस्था कीजिए उनके लिए। यहाँ पे आपने 5 मंजिला ऑटोमेटेड पार्किंग बना दी, जहां पे मैं पूरे चुनाव कहता रहा 2 गाड़ियां खड़ी रहती, कल भी मैंने देखा वही तो थी, गाड़ी के नंबर भी वही। कम से कम वो 5 मंजिला आपने किन के लिए बनाई मुझे नहीं पता, पर एक 5 मंजिला बाजार इन ठेले वालों के लिए क्यों नहीं बन सकता, जिनके ठेले हटे हैं अतिक्रमण के नाम पे? उन छोटे कपड़े बेचने वाले, ऊनी स्वेटर बेचने वालों के लिए क्यों नहीं बन सकता? उस चाट पकौड़े वाले के लिए क्यों नहीं बन सकता? वो जो मध्यम आय वर्गीय परिवारों को, निम्न आय वर्गीय परिवारों को रोजमर्रा की जरूरी आवश्यक स्वेटर हो, खाने पीने की चीज मुहैया कराता हो, उनको अतिक्रमण के नाम से हटा दिया। पर इस तरह का बाजार कांकरोली में बन सकता है, उदयपुर में नहीं, क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं है, सोच नहीं है। झूठ बोला जाता है। 2,853 ये लिस्ट दी जाती है हमको कि 2,853 वेंडर्स हैं, जबकि हकीकत ये है कि शहर में 10,000 स्ट्रीट वेंडर्स हैं। वो कोई गलत इलीगल काम नहीं करते हैं, वो भी मेहनत करके पैसा कमाते हैं। हाँ, वो रोड पे अगर इलीगली खड़े हैं उनको हटाइए, पर ये व्यवस्था करिए उनके लिए। उन परिवारों को आप ऐसे ही सड़क पे नहीं छोड़ सकते, उन लोगों की जरूरत है समाज में। और सिर्फ ये देख के मत हटाइए कि वो किसके परिवार का है, उस ठेले वाले के ठेले पर झंडा किस पार्टी का लगा हुआ है, ये देख के पब्लिक पॉलिसीज मत निर्धारित कीजिए। ये देश के लिए और लोकतंत्र के लिए अच्छे सूचक नहीं। तो मेरे को 3 मुद्दों पर आपसे बात करनी थी। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात उन नीति निर्धारकों के जो सो रहे हैं, जिनको शायद पता भी नहीं है कि हम 206वीं रैंकिंग पर आ चुके हैं 122 से, जिनको ये पता भी नहीं है कि ड्रम के शौचालय बना दिए गए निगम के पीछे ही, जिनको पता भी नहीं है कि नदी के बीच में स्ट्रक्चर बन गए हैं भ्रष्टाचार के, जिनको पता भी नहीं है कि ठेले वालों को हटाइए पर उनकी आजीविका के लिए उनको परमानेंट स्ट्रक्चर करके अलॉट कीजिए उनको जगह, जहां पे वो अपना व्यापार चला सके। जब 5 मंजिला 6 मंजिला ऑटोमेटेड पार्किंग बन सकती है जिसका कोई यूज नहीं कर सकता, तो इन 10,000 परिवारों को भूख के बीच में हम नहीं छोड़ सकते, बेरोजगारी के बीच में नहीं छोड़ सकते। गलत सूचना मत दीजिए। 10,000 ठेले हैं शहर में,
10,000 जो आप ये आंकड़ा देते हो ना, ये आंकड़े को आप किसी भी कई वार्ड तो ऐसे हैं, आपको जान के ताज्जुब होगा, कई वार्ड में लिखा गया है 3 ठेले, 5 ठेले, 7 ठेले। अभी चले उनको दिखाने और अभी गिन लेते कितने। तो इन सब चीजों का जवाब शहर चाहता है। मैं आपको पता है, जैसा मैंने अपनी पहली प्रेस वार्ता में भी आप लोगों को अवगत कराया था कि मैं सिर्फ स्थानीय मुद्दों की बात करूंगा, क्योंकि जब मैं ये प्रेस वार्ता करता हूं आप सबके सामने, तो लोकल इश्यूज को हाईलाइट करना ही मेरा ऑब्जेक्टिव होता है। पर आपका कोई राष्ट्रीय इश्यू का भी सवाल हो तो उस सवालों से नहीं भागूंगा, पर मैं सुओ मोटो अपनी तरफ से सिर्फ स्थानीय इश्यूज के बारे में बात करने आया था, जो मैंने आपके सामने अपनी बात रखी। अब आपका के बॉटलनेक्स, क्यों लोगों के बीच में भ्रम फैलाया गया, उसके बॉटलनेक्स लोगों ने बताया। मैंने जो मेरे स्तर पे जिन चीजों को सुधारा जा सकता है उनको प्रयास चालू कर दिया, और जो मेरे स्तर पे जो निर्णय मैं नहीं ले सकता वो मैंने पार्टी के जो सीनियर लीडरशिप है, पार्टी हाईकमान, उनको अवगत कराया। और मिलेगा तो और चिट्ठी लिखूंगा उनको कि भाई ये 3 चीजें और मिली मुझे। जिन 3 वार्डों में गया वहां से मुझे कई वीडियोस भी मिले, फोटोज भी मिली कि हमारे ही ऑफिस बियरर्स किस तरह काम कर रहे थे, मैंने अवगत करा दिया। अब बाकी डिसीजन मेकिंग मेरे साथ नहीं है। आपको लगता है कि कार्रवाई होगी? कौन बिल्कुल कार्रवाई। मैंने कहा ना, मैं तो देखो ये आप कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हो तो आपको बता दूं, पर कुछ चीजें मेरी और पार्टी की, बहुत ज्यादा समय नहीं होगा, कार्रवाई हो जानी चाहिए। कुछ चीजें पार्टी के लीडरशिप है, उस पर डिसीजन लेगी। मैं ये चीजें आपसे डिस्कस करूं, ये गलत है। पिछली बार जब हम मिले थे तब आपने कहा था कि क्या खास कमियां हैं उसके बारे में आपने बिल्कुल मैं बताऊंगा कौन लोग जिम्मेदार जो हैं। पर मेरे को ये लगता है कि इससे हमें एक 1-to-1 डिबेट नहीं करनी चाहिए कि कौन थे वो और क्या वो सही थे गलत थे, इसके बारे में मैं टीका टिप्पणी करूं अच्छा नहीं लगता। ये लीडरशिप के डिसीजन है। तो लोग आपके साथ अभी नजर नहीं आ रहे, वही है? नहीं ऐसा नहीं, नजर तो मेरे को किसी ने आज पूछा और ये आपने अच्छा सवाल किया। मेरे पार्टी के 5-6 कार्यकर्ता बोले कि हम आए। मैंने कहा भाई आप पत्रकार हो? तो बोले नहीं। तो मैंने कहा कार्यकर्ता वार्ता नहीं, पत्रकार वार्ता। तो सर उस समय आप ये चीज का ध्यान रखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आर डिफरेंट फ्रॉम वर्कर्स कॉन्फ्रेंस। वर्कर्स का कॉन्फ्रेंस में आप आमंत्रित नहीं हो। आज मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आप लोग हो, जो अपना समय निकाल कर, अपने भोजन का समय आपका वो छोड़ के आप मेरी बात सुनने के लिए आए हो। तो आप ही का ये पत्रकार वार्ता है, इसलिए आप उस पे मत जाइए। मैंने किसी को आज यहाँ नजर नहीं आया और वो कल नजर आ जाए, वो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। जिला कार्यकारिणी बदल जाएगी क्या? ये मैं इसके बारे में जिस दिन आप मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाओगे मैं इसका उत्तर दे दूंगा। ये जो मेरे ज्यूरिसडिक्शन में ही नहीं है उनका जवाब मैं क्या दूं? मेरे ज्यूरिसडिक्शन में जो चीजें हैं उनका जवाब मैं दे सकता हूं। मैं कांग्रेस का कैंडिडेट था, मेरे ज्यूरिसडिक्शन में ये सवाल पूछना है, मैं पूछ रहा हूँ कि ये कनस्तर के टॉयलेट क्यों बनाए। ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं इसमें विपक्ष की एकता नजर आनी चाहिए, वो बिल्कुल आ जाए। दिल्ली से आके स्वच्छता का बता रहा है, आयड का बता रहा है, लेकिन यहाँ के कांग्रेस पार्षद एक भी अपन किसी के, मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ, ये आपका जो आपने जो स्टेटमेंट दिया ये भी अवगत करा दूंगा। कांग्रेस को सक्रिय होना चाहिए। आप एक मुझे छोटा सा एक पैराग्राफ ही लिख के दो कि क्या क्या चैलेंजेस आपको लगता है हमारे में। मैं कहूंगा ये इतने जागरूक लोग, पत्रकार का पर्सपेक्टिव है, मैं लीडरशिप को अवगत कराऊंगा। हाल का मंथन तो आप मैंने किया ना, पर उसकी रिपोर्ट मैं आपको नहीं दे सकता। मैं ये कह रहा हूँ मामले वो आप ही कह रहे हैं कि ये लोग थे जिन्होंने बगावत। मैंने कहा मेरे कार्यकर्ताओं ने मुझे बताया, आपने शायद सुना नहीं, वापिस मैं दोहरा देता हूँ। आपने पूछा कि आप वार्डों में गए, आपने क्या देखा? मैंने कहा कि कई लोगों ने बताया कि ये काम हमारा अच्छा हुआ,
कई लोगों ने कहा ये काम हमारा खराब हो। अब अच्छे, मैं तो क्रिटिकल ज्यादा मेरा इंटरेस्ट है, क्योंकि हमारे अच्छे काम कम हुए होंगे और खराब काम ज्यादा हुए होंगे जब भी हमारे, तो नेचुरल सी बात है। तो मैंने पूछा क्या क्या कारण है भैया बताओ, मेरी क्या वीकनेसेस है। ऐसा नहीं, उन्होंने मेरी भी एक दो वीकनेसेस बताई। आप बोलो मुझे बताओ, अरे मेरी वीकनेस आपको मत पर सर लीडरशिप कब करेगी? लीडरशिप तो नेता प्रतिपक्ष नहीं लगा पाई। 5 साल हो गए, सचिन पायलट जी इंटरव्यू लेके गए, दिन पहले आज खत्म होने वाला नगर निगम कार्यकाल, कब करेगी अब लीडरशिप? ये देखो, ये पुरानी बातें आप जो उस समय, नहीं, आपका कब करेगी? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि बहुत जल्द, वेरी सून। और आप पूछे साहब वेरी सून को टाइम बाउंड में बांटो, आपका ये सवाल होना चाहिए। तो वेरी सून विल बी इन नेक्स्ट 2 to 3 months। सर सवाल तो ये उठता है ना कि जिस स्मार्ट सिटी और जिस नगर निगम को लेकर आप बोल रहे हैं, वहाँ नेता प्रतिपक्ष ना बना पाए अरे तो भाई, तो वहाँ नगर निगम पे ही सारा दोष बाकी मत होना ही दीजिए। चाहिए ना सर, इतनी देर में तो सारी चीजें नगर निगम पे ही दोष मत दीजिए। हर जनप्रतिनिधि का उसमें कंट्रीब्यूशन होता है। आप ये नहीं कह सकते साहब विधायक जी का तो कोई इम्पैक्ट नहीं है। 206वीं रैंकिंग आई है तो विधायक जी से भी सवाल पूछे जाने चाहिए, सांसद जी से भी सवाल पूछे जाने चाहिए। आप ये नहीं कह रहे मेरे ये उसका जुरिसडिक्शन है। अरे जो मतदाता है, आप उसको ये नहीं कह सकते आप वहां उसके पास जाके ये सवाल पूछो। हर व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन है। अगर ट्रैफिक व्यवस्था में प्रॉब्लम है, जैम्स की प्रॉब्लम है, जो मैं हर बार उठाता जा रहा हूं, आज उसकी बात नहीं करी, फिर कभी करेंगे। तो ये कोई एक आदमी को आप सिर्फ नगर निगम को ही दोषी मत मानिए। विधायक जी ने 1.5 महीने में क्या 2 महीने होने वाले हैं। 2 महीने 60 महीने का कार्यकाल होता है, पता है ना आपको। 60 में से 2 महीने चले जा चुके हैं, लगभग 5% कार्यकाल खत्म होने को आ रहा है। 5%, तो आपका 5% वर्क भी तो दिखना चाहिए। जो आप काम करना चाहते हो उसका 5% जमीन पर दिखना चाहिए ना। तो अभी जो वो एक्टिव है, तो आपका मानना है कि सही ट्रैक पे नहीं है? भाई मेरे मानना नहीं है, भारत सरकार मान रही है कि नहीं है। ये स्वच्छता की रैंकिंग तो मैंने की नहीं, ये कनस्तर के ये टॉयलेट तो मैंने तो बनवाया नहीं, ये 206वीं रैंक मेरी तो है नहीं, ये नदी के बीच में इस तरह का स्ट्रक्चर तो मैंने बनवाया नहीं। फ्री ऑफ चार्ज, हालांकि मैंने कुछ राज्यों के लिए बना के दी तो कंसल्टिंग लिए करोड़ों रुपए, पर ये शहर मेरा है तो मैं फ्री ऑफ चार्ज उनको बना के भी पॉलिसी दे दूंगा कि सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल कैसे होना चाहिए। अगर उनको लगता है कि ये रैंकिंग 206वीं को हम कैसे सुधारें, उसका पूरा ब्लूप्रिंट बना के दे दूंगा। एक एक चीज की कहां पे आप ज्यादा बेहतर नहीं कर रहे, कहां पे और सुधार की गुंजाइश है, हर चीज का इवैल्यूएशन है मेरे पास। मैं आपको बताऊं क्योंकि मैंने इस पे 3-4 घंटे काम किया है। एक छोटा सा आपको आंकड़ा देता हूं। डोर टू डोर कचरा संग्रहण, उसमें हम पीछे हैं, पर बहुत ज्यादा पीछे नहीं। तो उसमें दिन में 2 बार कचरा संग्रहण चालू करना चाहिए। दूसरी बात, कचरे का अलग अलग सेपरेशन। तो हम जो कचरा लेते हैं वो वेट कचरा और अलग, ड्राई कचरा अलग हमें लेना चाहिए, वो उसकी पॉलिसी होनी चाहिए। तीसरी बात, वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट जनरेशन और प्रोसेसिंग, उसमें कुछ काम किया ही नहीं है। मैं उस पे आपको पूरा, क्योंकि हिंदुस्तान के अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिस्पोजल की पॉलिसी मैंने बनाई है, आपको बता रहा हूँ 2016 में। मोदी सरकार ने बनवाई थी मुझसे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल की पॉलिसी 2016 में मैंने बनाई है। अगर उदयपुर नगर निगम को कुछ समझ में नहीं आता है तो मेरे को मेरा नाम भी नहीं चाहिए कि मेरा नाम लिखना उस पे। एक नागरिक होने के नाते, एक शहरी होने के नाते, एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते ये मेरा उदयपुर नगर निगम को कंट्रीब्यूशन रहेगा।
पे 22 तारीख को मुझे तो बुलाया नहीं, पर मैं मंदिर 22 के बाद जरूर जाऊंगा, क्योंकि 22 को आप और मैं तो जा नहीं सकते, अपन तो सामान्य लोग हैं, पर मैं जरूर जाऊंगा, मेरे इष्ट देव के मंदिर में जरूर जाऊंगा। और आपको याद दिला दूं, चुनाव के दौरान भी हर मंच पे मैंने एक ही नारा दिया था, अगर आप लोगों ने कवरेज कियो, वंदे मातरम, जय सिया राम। आज भी देश और राम, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, अगर धर्म के बारे में अगर मुझे कंफ्यूजन हो तो मैं किसके पास जाऊं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे ये समझना है कि ये प्रक्रिया सही है कि गलत है, मैं किसके पास जाऊं? मैं भाजपा के नेता के पास जाऊं या कोई साधु संत के पास जाऊं? और साधु संतों में भी मेरे गुरुओं ने मुझे बताया कि सबसे महत्वपूर्ण शब्द वाक्य भारत में शंकराचार्यों के हैं। वो बोलते हैं वही सनातन है। सनातन धर्म किसने लिखा? हमारे शंकराचार्यों ने लिखा। जो शंकराचार्य जी बोले वही धर्म। उन्होंने कहा कि भैया हमारी परंपराओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा, और उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे। मुझे तो बुलाया नहीं, शंकराचार्य जी को तो बुलाया था। और मेरे लिए धर्म का अर्थ शंकराचार्य जी का कथन ही मेरा धर्म है, वही सनातन है। तो जब उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे, तो मेरे धर्म के जो, क्योंकि आपको मैं पूछता हूं, इकोनॉमिक्स पे आपको राय लेनी है तो आप मुझसे ले सकते हो या नहीं? क्यों? क्योंकि मैंने मेरा जीवन इकोनॉमिक्स में खपाया है। उसी तरह धर्म पे, सनातन पे राय लेनी है तो शंकराचार्य बोले वही धर्म, शंकराचार्य बोले वही सनातन। वो कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, वो कह रहे हैं कि हमारी धार्मिक परंपराओं के अनुसार, रीति रिवाजों के अनुसार ये कार्य नहीं हो रहा है। फिर भी फिर भी मैं कह रहा हूं आपको, मेरा तो अयोध्या नगरी से ही लगाव है, क्योंकि वो तो राम की नगरी है। 22 को मुझे नहीं बुलाया, मुझे बुलाते तो मैं आपको उसका भी उत्तर देता, पर जिस चीज का मेरे को इनविटेशन ही नहीं है, मैं उसका जवाब कैसे? आपके क्या दिन? हाँ, 22 के बाद 22 को क्या जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। भगवान श्री राम, माता सीता, प्रभु बजरंगबली, भ्राता लक्ष्मण के दर्शन करके अपना जीवन को धन्य करूंगा। 22 को आप क्या कर रहे हैं? 22 को मैं करूंगा, वो मैं आपको 1-2 दिन में बताऊंगा। पर एक चीज आपको, आप मेरे अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस का टॉपिक मत पूछिए। आप मुझे उत्तेजित कर देते हैं कि मैं अगली प्रेस वार्ता का टॉपिक बताऊं। आज ही खत्म हो सकता है कि 22 को ऐसी मैं घोषणा करूं जो हमारे लिए, उदयपुर के लिए गर्व का विषय बन जाए। हो सकता है कि अयोध्या की हम जोत यहाँ लेके आए, हम उस जोत का यहाँ भव्य कोई राम मंदिर बनाए। आप अभी उस पे क्यों जा रहे? पर हाँ, 22 को मैं तो प्रभु राम की आराधना रोज करता हूं। ऐसा तो है नहीं कि मैं आज नहीं करके आया, मैं तो आज भी करके आया। 3 दिन। और राम जी का ही कथन है कि राम राज्य उन्हीं का कथन है। तो आज मैं काम जो आपके सामने कर रहा हूँ, स्वच्छता की बात कर रहा हूँ, वो राम राज्य की तो परिकल्पना है, वो प्रभु श्री राम की का परिकल्पना है। अगर हम स्वच्छ नहीं है तो राम राज्य नहीं है, राम राज्य नहीं है तो राम का शासन ही नहीं। मेरे लिए तो राम का शासन 5 चीजों से है। आप पूछ रहे हो ना, हर व्यक्ति को रोजगार हो, वही राम का शासन है। हर महिला का सम्मान हो, वही राम का शासन है। हर शहर में, घर में स्वच्छता हो, वही राम का शासन है। हर परिवार में संपन्नता हो, वही राम का शासन है। हर व्यक्ति में, हर समुदाय में, हर धर्म में आपसी भाईचारा हो, वही राम का शासन है। मैंने तो कई दफा रामचरितमानस पढ़ी,
मेरे को तो ये 5 चीजें समझ में आई कि भाई राम जी को प्रसन्न करना है तो ये 5 काम करो। कई काम मैं करने की कोशिश करता हूं, कई मैंने पूरे भी किए, कई अभी प्रयास हूं, सीख रहा हूं। आज सुबह भी राम जी से मैं साक्षात्कार किए, हाथ जोड़े, क्योंकि मैं तो आंखें बंद करता हूं, मुझे राम जी दिखते हैं। आपको अयोध्या जाना पड़ सकता है, मैं तो आंखें बंद करता हूं, माता सीता, प्रभु राम और नीचे हनुमान जी बैठे हुए मुझे दिख रहे हैं। आपको मुझे क्यों नहीं दिख रहे? हो सकता है आपके मन में राम के प्रति वो दृष्टिकोण ही नहीं जो मेरे पास है। फिर भी 22 के बाद राम मंदिर जाऊंगा, प्रभु श्री राम के दर्शन करूंगा, आशीर्वाद लूंगा। 1 घंटा अगर मुझे वहां बैठने की अनुमति मिल गई, क्योंकि मैं तो सामान्य व्यक्ति हूं, अगर राम जी के मंदिर में 1 घंटा बैठने की अनुमति मिल गई तो सुंदरकांड भी पूरा पाठ करके आऊं।